चलिए फिर हम लोग आज का डिस्कशन अपना पेपर 5 का शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सिलेबस में सीधा-सीधा जो मेंशन है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनजाति मुद्दे। तो समझने वाली बात है यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले यह समझ लीजिएगा और पूरा लेक्चर इन सारे टॉपिक्स के साथ ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहला टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले देखेंगे। या देखिए पूरा एक फ्रेमिंग भी सेट है जिसके आधार पर यह पता चलेगा कि इस लेक्चर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और प्रश्न खूब पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ही घनघोर फैक्चुअल टॉपिक है ये और इतने फैक्ट्स रहते हैं। सीधी सी बात है, सारे लोकगीत यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, लोक संगीत जितने उत्तर प्रदेश के हैं वो समझेंगे, फिर हम त्योहार देखेंगे, उत्तर प्रदेश की भाषा के बारे में जानेंगे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के सामाजिक संरचना जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें जो भारत की सामाजिक संरचना है, वही सामाजिक संरचना आपको यहाँ उत्तर प्रदेश की दिखाई देगी। दूसरी बात जानेंगे कि भैया जनजाति जो समस्याएं हैं उनके सामने क्या मुद्दे हैं और उसके क्या समाधान है, ग्रामीण और शहरी क्या मुद्दे हैं और उसके लिए क्या समाधान किए जा रहे हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है पेपर 5 के लिहाज से भी। दूसरी चीज है कि ये सारे टॉपिक, जैसे मान लो हम लोग लोकगीत लोक संगीत पढ़ेंगे, तो भारत के लोकगीत भारत के लोक संगीत या भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है, जैसे उसी में उत्तर प्रदेश का भी एक देखा था कथक, तो इसको हम लोग जीएस पेपर 1 में कर चुके हैं, डिटेल से कर चुके हैं, अच्छे से किया है, तो उसको जाकर जरूर देखना। फिर वहां से कनेक्ट करना है, यहाँ यूपी सेंट्रिक हम देखेंगे, केवल यूपी के जितने लोकगीत हैं, यूपी के जितने लोक नृत्य हैं, जितने त्योहार हैं, जितने मेले हैं, वो हम जान लेंगे यहाँ पर, इसको जानने की यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले टॉपिक को शुरू कर देते हैं। पहला ही टॉपिक, इसके बाद लास्ट में एक आंसर राइटिंग अप्रोच भी यहाँ सीखेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है स्मार्ट सिटी पर, जैसे कई सारे क्वेश्चंस आए थे 2024 के मेंस में, तो अब स्मार्ट सिटी से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है उस पर क्या अपना अप्रोच रखना है, ये भी आखिरी में जल्दी से तेजी से सीख लेंगे ताकि पूरा टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए आपने, उसके बाद एक अप्रोच भी सीख ली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ये कोई भी टॉपिक आता है, अगर ये जो जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन के तौर पर या कंक्लूजन के तौर पर नीति आयोग के द्वारा जो कोड किया जाता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, इसको आप कहीं भी लिख सकते हो। क्या कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ता है, भारत की विकास कहानी भी उसी दिशा में आगे बढ़ती है। हमें यह भी पता है कि $1 ट्रिलियन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश रखता है, उसके साथ पैरेलल में भारत सरकार जो है $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखे हुई है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि यूपी की इकोनॉमी तय करती है भारत की विकास की कहानी। तो इसमें नीति आयोग की तरह कोट कर दोगे आप, तो ये आपका इंट्रोडक्शन चाहे आप कोट करो, चाहे आप जब कंक्लूड, याद रखने हैं, एक कजरी महोत्सव है और एक कजली महोत्सव है। ठीक है, दोनों में गलती नहीं करनी है। कजरी देखो, कजरी आपका मिर्जापुर में है और कजली आपका महोबा में है। ठीक है, तो रा यहाँ पर आ रहा है और मिर्जा में भी आपका रा ऊपर लग रहा है ना, तो मिर्जापुर, वहां भी रा, देखो पुर में भी रा है, तो जहां पर रा है तो कजरी वाला है, क्लियर रखना एकदम। तो कजरी वाला कहां पर है, बोले कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर का है। कुंभ मेला कहां लगता है, बोले प्रयागराज में लगता है, ये भी याद करने वाली। कालिंजर मेला कहां लगेगा, बोले कालिंजर का किला ही कहां है, बांदा में है, तो वो भी बांदा का मेला है आपका। कजली हमने देख लिया, महोबा का मेला है। बटेश्वर जो पशु मेला है आपका कहां, आगरा में लगता है। फिर नौचंदी मेला देखो, या मेरठ में आपका नवरात्रि के अवसर पर लगता है। गढ़मुक्तेश्वर कहां पर है, बोले हापुड़, तो हापुड़ में जो मेला लगता है उसे गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे मेले हो गए जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में आपके आयोजित किए जाते हैं। अब जब शुरू करोगे तो इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी लोकगीत है, लोक संगीत है, मेले हैं, ये कहां से जुड़ी हुई परंपराएं हैं, बोले ये सब ग्रामीण संस्कृतियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी देखने को मिलती हैं। साथ ही वहां पर जितनी प्रचलित परंपराएं होती हैं, जो कस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो आदतें, वो सारे के सारे मूल तत्व अपने आप में समाहित रखती हैं। ठीक है, तो किसी क्षेत्र की हो, देश की संस्कृति, जो पहले से परंपराएं प्रचलित रही हैं, जो रीति रिवाज रहे हैं, वही सारे आपको मेलों में दिखाई देंगे, वही सारे आपको कहां पर अभिव्यक्त होते दिखाई देते हैं, लोकगीत में, और उन्हीं की अभिव्यक्ति कहां होती है, लोक संगीत में होती है। तो एक आप यूनिवर्सल टाइप का देखो इंट्रोडक्शन भी तैयार कर सकते हो, जिसको आप तीनों जगह पर प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन बनाया और जो भी टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन आता है तो एक आपकी हो गई भूमिका तैयार। उसके बाद तीनों का एक तरीका आप याद रखो कि एक आपको यूपी का मैप बनाना है और जिस टॉपिक पर यहां पूछा जाएगा उस पर आपको मैप पर लोकेट कर देना है। ठीक है, क्लियर, शुरुआत हो गई। अब शुरुआत करने के बाद में अब आते हैं मेन जानकारी। यहां से मेन बॉडी में जब आएंगे तो एक एक जानकारी, जैसे मेलों में सबसे पहले कुंभ मेला बताया और बताया कि गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर यह हर वर्ष सॉरी जो है यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, जैसे 144 वर्षों के बाद अभी महाकुंभ का आयोजन किया गया था। फिर यहाँ धार्मिक संवाद, संत गरीब और इनके भोजन व मनोरंजक दृश्य भी दिखाई देते हैं। साथ ही अगर कुंभ के बारे में और स्पेसिफिक जानकारी है, जैसे यूनेस्को की जो सांस्कृतिक सूची है, वहां पर कल्चरल हेरिटेज में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब क्योंकि हमने पीछे भी देखा है, जो कुंभ है इसको इंटेंजिबल हेरिटेज में यूनेस्को ने अपने शामिल किया है। क्लियर, तो ये जानकारी अगर है आपके पास, याद आ जाती है, तो इसको आप शामिल कर दो तुरंत। फिर आते हैं बटेश्वर मेला। बटेश्वर पता है आगरा में आपका
पशु पक्षियों के व्यापार की एक बड़ी स्थली के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। लोग अपने पशु लाते हैं और उनको बेचते हैं, खरीदते हैं। यह मेला आपका आगरा में बटेश्वर मेला के रूप में जाना जाता है। ठीक, फिर देवा शरीफ मालूम है कहां पर? बाराबंकी में लगता है। यहीं पर दरगाह है आपकी वारिस अली शाह की, तो उनकी स्मृति में हर वर्ष यह देवा शरीफ मेला लगता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग यहाँ देखने को मिलते हैं, तो एक धार्मिक सौहार्द को भी बढ़ावा देता है। अभी याद रखना, अभी केवल हम लोग जानकारी देख रहे हैं, वो सारे मेले जो आप एग्जाम में जिनको रट सकते हो और लिख के आ सकते हो, 2-2 3-3 लाइन, क्योंकि केवल आप मैप बनाओ उसके बाद लोकेट करो, तो ये तो पीटी वाला नॉलेज हो गया ना। पीटी के स्तर पर तो इतना हम लोग याद ही करते हैं, लेकिन मेंस के स्तर पर आपको 2-2 3-3 बातें कम से कम तो थोड़ी-थोड़ी तो पता होनी चाहिए, तभी तो आप वर्ड लिमिट वो ही पूरा कर पाओगे। और अगर 8 नंबर में क्वेश्चन है या 12 नंबर में 3 पेजेस में अगर लिखने को आ गया, तो सोचो अगर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कैसे लिखोगे। फिर नौचंदी मेला कहां पर? मेरठ में लगता है। देखो, होली जब होती है तो होली के पश्चात हर वर्ष नौचंदी मैया की जो पूजा होती है वहां पर यह मेला आयोजित किया जाता है मेरठ में, जिसे नौचंदी मेला कहा जाता है। और यहाँ मजेदार बात यह होती है कि दुकानें जो लगती हैं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा लगाई जाती हैं, जो भी कुछ बेचा वेचा जाता है, ठीक है, मेला से संबंधित। ठीक, तो बोले यह आपका सांप्रदायिक सौहार्द या सांप्रदायिक सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। अभी के समय देखा जाए तो ऑनलाइन दुनिया में ये सब जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर पर ये सारे मेला, परंपराएं, आयोजन, त्योहार जितने होते हैं, ये धार्मिक सद्भाव को बनाकर रखते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं देते हैं। ठीक है, अभी सब मिलजुल कर रहते हैं इन सभी माध्यमों से। और इसके जब महत्व बताने हैं ना, अभी हम इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है इन सारे मेलों का। तो जो सोशल एंगल, सोशल हार्मनी वाला आयाम जो बताना होता है ना, यहाँ से समझना होता है कि ये जो आयोजन किया जा रहा है मेलों का, इससे कैसे सोशल हार्मनी बची हुई है अपनी भारतीय समाज की, जो सामाजिक सौहार्द है बचा हुआ है। ठीक है, फिर शाकंभरी मेला आते हैं, तो ये सहारनपुर का है। यह भी नवरात्रि के अवसर पर होता है, चूंकि 2 बार होता है इसलिए इसका 2 बार आयोजन किया जाता है। और अभी लेटेस्ट न्यूज पता ही है कि मां शाकंभरी विश्वविद्यालय भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। माता शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। रामनवमी मेला हर वर्ष अयोध्या में लगता है, क्योंकि भगवान राम के जन्म दिवस के अवसर पर यह मेला आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी पता ही है, भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है, और किस जिले में? मथुरा में। और मथुरा आपको मालूम होना चाहिए मेलों की नगरी बोला जाता है। सर्वाधिक मेले अगर कहीं पर लगते हैं तो कहाँ लगते हैं? बोले मेले सर्वाधिक लगते हैं मथुरा में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मेलों का आ गया महत्व बताइए। तो देखो, यहाँ पर अगर महत्व लिखने को आएगा तो अपने इंट्रोडक्शन के तौर पर तो पता ही है, मेलों के बारे में बता दिया भैया। ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृति, रीति रिवाजों से, परंपराओं से जोड़कर आपने एक भूमिका बना दी। फिर उसके बाद मैप बनाया तुरंत, प्रमुख मेले आपने बता दिए। अब मान लो इतना बताने के बाद फिर जब इसका महत्व बताना है, ठीक समझना बात को, फिर जब महत्व बताना है तो महत्व बताने में आपको इंपॉर्टेंस एक एक एंगल पर बताना है। लाइक जैसे आप धार्मिक आयाम बताओ यहाँ पर जोड़कर, ठीक, जो आपकी चुनौतियां मौजूद हैं हमारे समाज में, तो उन समाज में एक धार्मिक कटुता जो बढ़ती जा रही है, तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंस कैसे बताओगे? आप बताओगे कि धार्मिक आयाम पर, कि जैसे धार्मिक एकता और सहिष्णुता को बनाकर रखा है, और इसमें एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर नौचंदी मेला है ना, इसको उदाहरण के तौर पर बता सकते हो। तो ये जो उदाहरण है, जितने मेले पढ़े ना, इन मेलों को आपको उदाहरण के तौर पर प्रयोग करना है। यहाँ पर जैसे धार्मिक एकता और सहिष्णुता का जब प्रतीक बताया, तो एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रमुख मेला उठा करके एग्जाम्पल डाल दिया। स्थानीय व्यापार, ये तो हो गया। और आयाम भी देखो इसके कैसे बनते हैं। एक आपने बता दिया यहाँ पर रिलीजियस डायमेंशन निकाला, ठीक, एक आपने निकाला इकोनॉमिक वाला आयाम। इकोनॉमिक आयाम जरूर निकालना है। कैसे? क्योंकि समझो, जहां पर मेले का आयोजन हो रहा है, अगर उसको प्रमोट किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन बढ़ावा मिलेगा तो आसपास यहाँ जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो आर्थिक आयाम भी इसका जरूर बताओ, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देना, वहां के हस्तशिल्प उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना है। इसमें उदाहरण समझ सकते हो, ताज महोत्सव जैसे होता है, आयोजित किया जाता है। ठीक है, फिर सांस्कृतिक आयाम बताओ। जैसे सामाजिक आयाम बताना है, याद रखना, जब भी इनका महत्व बताना है तो हमने धार्मिक वाला देख लिया, उसमें सामाजिक आयाम आपको बताना है, सांस्कृतिक आयाम बताना है, आर्थिक आयाम बताना है, पर्यावरणीय आयाम बताना है। ठीक है, पर्यावरण का जरूर बताओ। और ये सारे के सारे कहां पर हो रहे हैं? बोले ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है और कुटीर उद्योग है, इनको जोड़ करके जरूर एक आयाम शामिल करो। ठीक, समझे बात को? तो अब देखो, यहाँ पर स्थानीय व्यापार और हस्तशिल्प, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर सांस्कृतिक पर जाएंगे तो जो लोक संस्कृति है और भोजन की जीवंत प्रस्तुति यहाँ पर की जाती है। इसमें उदाहरण के तौर पर देव दीपावली आप बता सकते हो बनारस की, या नौचंदी मेला बता सकते हो। सामाजिक बोले ना, सोशल, तो सामाजिक समरसता, जो सोशल हार्मनी है या ग्रामीण जीवन को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मगहर मेला हो गया आपका, छपरा मेला हो गया, ये तो खैर बलिया का है। ठीक है, तो छपरा मेला ये ग्रामीण जीवन की पूरी झलक आपको दिखाता है। बोले ग्रामीण जीवन को प्रस्तुत किया जा रहा है अभी भी मेलों के माध्यम से। और या फिर सामाजिक समरसता, जो सोशल हार्मनी है, इसको बचाकर रखे हुए है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग बताया ना, सशक्त बनाती है। चाहे बटेश्वर का मेला हो, आप चूंकि पशु जो भी आप लाते हो क्रय विक्रय के लिए, उसके पश्चात होता क्या है, सीधी सी बात है, आप वहां पर जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करते हैं कि नहीं मिले ये। तो इसमें जब भी आपको महत्व बताने हैं, याद रखना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। कैसे? सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आप आर्थिक, इन और पर्यावरणीय वाले पर भी आपको बताना है कि पर्यावरणीय आयाम को भी, उस संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाता है। क्लियर? तो बोले इन सारे अगर बिंदुओं पर, इन सारे
पहलुओं पर आपने लिख दिया तो इंपॉर्टेंस बताना कठिन नहीं है। ये तो होते हैं जनरल पॉइंट्स। जो आयाम बताए गए, जिन आयाम पर आपको सोचना है, ये जनरल पॉइंट है, लेकिन ये जनरल पॉइंट स्पेसिफिक बन जाएंगे जब आप सब में उदाहरण भी लिख दोगे। एग्जाम्पल आप सारे के सारे, जैसे जितने आपको ये मेले बताए गए ना ऊपर, इनको आप एग्जाम्पल के तौर पर शामिल कर दोगे तो वही जनरल क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं टॉपिक। ये तो हो गया मेला, तो मेला वाला अगर आएगा टॉपिक आराम से लिख लोगे ना, कैसे भी पूछेगा, महत्व पूछेगा, प्रमुख मेले पूछेगा, किसी भी तरीके से भाषा घुमाकर पूछ देगा। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो अपने आप पास इतना कंटेंट हो गया है, इतना समझ हो गई होगी कि अब आराम से लिख सकते हैं हम लोग। अब आ गया भैया लोकगीत पर लिखने के लिए। तो हमें मालूम है कि लोकगीत जो है प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हैं, खूब हम याद करते रहते हैं। बिरहा, कजरी, ठिठोरी, रास, फाग, ये सारे याद करते रहते हैं। अब याद करने में यहाँ इतना तो जरूरी है नहीं कि भैया यहाँ फैक्ट तो आपसे पूछ नहीं रहा है कि फैक्चुअल चीज आप बताओ भैया, कौन सा जो है लोकगीत है, किस जिले का है, इतना कुछ तो ऐसे क्वेश्चन लिखना नहीं है। तो इसको लिखने का देखो प्रेजेंटेशन का एक थोड़ा सा तरीका यहाँ पर ये हो सकता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, समझ सकते हो। एक एक जिले का एक एक लोकगीत समझना, याद करना, यहाँ प्रेजेंट करना, वो थोड़ा सा कठिन भी है, जटिल भी है। ठीक है, और इतना स्पेसिफिक भी नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष में आपको लोकगीत दिखाई देंगे, एक क्षेत्र विशेष में आपको लोक संगीत भी दिखाई देंगे। तो हम क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश को ऐसे बांट लेते हैं, ऐसे संगीत लोक संगीत में भी करना है। जैसे उत्तर प्रदेश को प्रमुख रूप से देखो, इतने जो जोनल डिवीजन है ऐसे किया जाता है। जैसे ये पार्ट आपको पता होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मध्य का जो भाग है आपका उत्तर प्रदेश का, वो अवध के रूप में बांट लिया। दक्षिण का जो भाग है हमें पता है उसे बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं, और जो ये पूर्वी वाला क्षेत्र है इसको पूर्वांचल बोलते हैं ना। बहुत बेसिक जानकारी है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर एक छात्र को, बाहर भी रहता होगा उसको भी पता होगा कि भैया पूर्वी हिस्सा क्या है, पूर्वांचल कहलाता है, पश्चिमी पश्चिम यूपी कहलाता है, मध्य का अवध कहलाता है, और यह बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। बहुत डिटेल में नहीं गए हैं हम, रोहेलखंड, बघेलखंड ये सब नहीं बांटेंगे, मोटा मोटा हमने बांट लिया। अब पश्चिमी यूपी में आए तो हमें मालूम है यहाँ पर मथुरा, आगरा जैसे जो जिले हैं, जहां पर कई सारे लोकगीत आपको दिखाई देंगे। उसमें रास, होरी, फाग, झूला जो याद आ जाए, यहाँ तो बहुत सारे आपको दे दिए जाएंगे, जितने याद आ जाए। जैसे रास, आपको पता ही रास लीला तो याद ही होगा, होरी वगैरह गाई जाती है, फाग गाया जाता है, झूला होता है ना, ये सब तो मालूम ही होगा। तो आपने पश्चिमी यूपी लिखा है यहाँ पर, और एरो करके कुछ 2 से 3 जितने आपको याद आ गए लोकगीत वो यहाँ पर मेंशन कर दिए। अवध के क्षेत्र में आए तो यहाँ पर भी भजन, बिरहा, कजरी, फाग ये सारे लोकगीत देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड में आए तो मालूम है हमें, आल्हा होता है यहाँ पर, दिवारी होती है, ठीक है, फगुआ होता है, शायरा होती है, बधाई होती है। तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र के हमें लोकगीत दिखाई दिए। फिर जब पूर्वांचल चले तो पूर्वांचल में चैती गाया जाता है, कजरी गाया जाता है, बिरहा भी यहाँ गाते हैं, सोहर भी गाते हैं। अब ये सब कब गाते हैं, है ना, इनके बारे में 2-2 3-3 लाइन वो तो अभी आगे हम लोग देखेंगे, आगे है वो, चिंता नहीं करनी। पहले सबसे पहले ये समझ लेना है कि लोकगीत आएंगे तो उनको प्रेजेंटेशन करने का आपका तरीका कैसे हो सकता है। आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन से भी यहाँ पर नंबर्स वगैरह खूब अच्छे खासे मिलते हैं। जो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर कम ध्यान देते हैं, ठीक है, नंबर कट जाता है। ठीक, और उसमें बहुत सारी, इससे आप पर्सनल लेवल पर देखोगे कि हाँ सही में कुछ कमियां अगर नहीं होंगी, अगर आंसर वगैरह नहीं हुआ होगा तो कहीं प्रेजेंटेशन की दिक्कत रही होगी करने की, तो कोशिश करना कि उसको जरूर, प्रयास करना है कि अभ्यास करना है कि प्रेजेंटेशन को शामिल किया जाए जब भी उत्तर लिखा जाए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है लोकगीत को, आप करिए इसको अच्छे से। और फिर जब विशेषताएं लिखने जानी है, लोकगीत की प्रमुख विशेषताएं अगर पूछ दी गई, तो मालूम है कि मौखिक परंपरा के माध्यम से ही ये चलता चला आ रहा है। जैसे पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी तरीके से यह जो लोकगीत होते हैं, जो गाए जाते हैं लोगों के द्वारा, मतलब वही क्षेत्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय परंपराओं के साथ गीत गाए जा रहे हैं, और इंट्रोडक्शन तो वही जो शुरुआत में बता दिया, तो वो मौखिक परंपरा से चलते चले आ रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाएं यहाँ पर शामिल की जाती हैं। साथ ही जो संगीत वाद्य यंत्र होते हैं वह भी ढोलक, मजीरा, हारमोनियम जैसे संगीत वाद्य यंत्र का यहाँ प्रयोग किया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और सामूहिक रूप से ज्यादातर ये गायन किया जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी लोकगीत आपके गाए जाते हैं वो समूह में आपके गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। किसी भी क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश में कोई भी लोकगीत आप उठाकर देख लो, उसकी एक कॉमन स्पेसिफिकेशन दिखाई देंगे। सारी विशेषताएं बहुत सिमिलर है, क्योंकि लोकगीत कोई सा भी होगा वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपराओं से ही चलता चला आ रहा है। ठीक है, बोले इसका कहीं पे लिखित है कुछ नहीं है ना, मौखिक रूप से चला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोले क्षेत्रीय भाषाएं हमेशा शामिल, वही की जो लोकल लैंग्वेज होती हैं, जैसे मगही है, ठीक है, वही की भाषा में ही आपका गाया जाता है। ठीक है, और ये सारे जितने भी आपके लोकगीत हैं, ये सारे आपके उन क्षेत्रीय परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब एक एक करके आ जाओ, देख लेते हैं लोकगीत। जैसे सोहर आया तो मालूम है सोहर कब गाया जाता है, बोले बच्चे के जन्म पर। भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो जन्म कथाएं हैं इसमें सुनाई जाती हैं, तो बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है सोहर कहलाता है। ठीक है, सुना भी होगा, जन्मदिन वगैरह होता है, घर पे ढोलक लेके जो घर के आसपास आंटियां लोग आती हैं, बैठ के शुरू हो जाती हैं, तो वो सोहर ही होता है। ठीक है, फिर बिरहा, बिरहा क्या होता है, बोले भाव आधारित शैली। जैसे नया नया जब ब्याह होता है, पूर्वांचल में लोग क्या करते थे, कल्चर से भी देखो डेवलप होते हैं सारे। नया नया ब्याह होता है, नई नई शादी होकर आई, अब वो पति क्या करते थे, कमाने के लिए बाहर चले जाते थे, तो वो विरह से ही विरह आया। तो पत्नी जो है, नई नव विवाहित जो पत्नियां होती थी, वो अपने विरह में, मतलब पति से विरह में विलाप में जो गीत गाती हैं, भाव आधारित जो शैली होती है, वही विरह कहलाता है। ठीक है, चैती क्या होता है, बोले चैत का महीना आता है,
अब बोले प्रेमी और प्रेमिका अपने झगड़े करने प्रेम भरे शुरू कर देते हैं, वही गाकर जो झगड़े करते हैं चैत महीना में, वही आपका चैती कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसकी प्रसिद्ध गायिका आप गिरिजा देवी, पता ही होगा। कजरी क्या होता है बोले, कजरी देखो जब मानसून आता है तो मानसून में आपका जो गायन किया जाता है उसे कजरी बोला जाता है। और इसकी प्रसिद्ध जो गायिका है मलिनी अवस्थी हैं। आल्हा, आल्हा मालूम है बुंदेलखंड के क्षेत्र में आल्हा और उदन बहुत ही शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो उनकी शौर्यपूर्ण कथाओं का या कार्यों का जो वर्णन किया जाता है आल्हा उदन की, वही आपका आल्हा लोकगीत कहलाता है। कहां पर है बोले, बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। रसिया मालूम होना चाहिए, ब्रज क्षेत्र का है ये। भगवान कृष्ण और राधा के जो प्रेम का वर्णन है, दोनों के साथ जो गायन किया जाता है वही रसिया आपका कहलाता है। ठीक है, रासलीला बताई जाती है भगवान कृष्ण की गा गा करके। ठीक, समझ में आया। तो इतने हम लोगों ने 6 देखे यहाँ पर। अब ऐसा थोड़ी ना जरूरी कि यही 6 आप याद करो, इसमें से और जितने हैं बहुत सारे लोकगीत बता दिए। इसमें से जितने लोकगीत आप लिख सकते हो, जितने तैयार कर सकते हो, ऐड ऑन कर लो आप इसमें। ठीक है, इतना स्पेस है आपके पास में, बढ़िया से ऐड करते चलो। यहाँ तो हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे लिखना है इसको। ठीक, तो अब मान लीजिए 8 नंबर में आएगा, तो इतना भी आप अगर रट लोगे तो इसके बाद में आपका पर्याप्त हो जाएगा 8 नंबर में लिखने के स्तर पर। ठीक है, अब लोक नृत्य आते हैं। तो नृत्य के स्तर पर हम शास्त्रीय नृत्य कहाँ पढ़ चुके हैं बोले, शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने जीएस पेपर 1 में पढ़ लिया था। लोक नृत्य भी वहां पर पढ़े थे, लेकिन भारत के लोक नृत्य पढ़े थे, अर्थात भारत के क्षेत्रों में। मान लो पंजाब में भैया भांगड़ा है, ठीक है, इधर आपका राजस्थान के देखे थे, साउथ के देखे थे, नॉर्थ ईस्ट के देखे थे, उत्तर प्रदेश के कई सारे देखे थे। लेकिन यहाँ क्या देखने हैं, यहाँ लोक नृत्य केवल उत्तर प्रदेश के देखने हैं। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन वही, अब एक एक करके देखो, समझो बात को। अब लोक नृत्य में अगर यहाँ मैप नहीं है तो आप खुद ही समझ लो। यहाँ पकड़ना क्या है, क्षेत्र, और क्षेत्र के हिसाब से बांट करके आपको अवध के क्षेत्र के, बुंदेलखंड के, पश्चिमी के, पूर्वांचल के प्रमुख जितने लोक नृत्य हैं उनके बारे में एरो दे करके 2-2 3-3 जितने याद आ रहे हैं वो मैप बनाकर लिख देना है। ठीक है, फिर आते हैं अब एक एक चीज देखो, सीखते भी, सीखना भी है ना यहाँ से। एकदम ये थोड़ी ना कि सीधा सीधा एकदम बता दिया जो वही एकदम हाँ कंठस्थ हो गया। उस अगर सीख नहीं रहे हो तो अगर सडन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके पूछ दी गई वहां पर, तो आप लिखोगे कैसे। लेकिन अगर सीख गए यहाँ पर कैसे प्रेजेंट करनी है चीजें, तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज भी करेगा तो वहां लिखना आ जाएगा आराम को। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके वही तरीका कि उसके बाद आपको 2-2 3-3 लाइंस पता होनी चाहिए लोक नृत्य के बारे में भी। चरकुला जैसे आया तो बता दिया भैया ब्रज के क्षेत्र का है। महिलाएं अपने सर पर देखे होंगे बड़ी सी लकड़ी की पिरामिड को संतुलित करती रहती हैं, तो वही आपका चरकुला नृत्य कहलाता है। मथुरा के क्षेत्र में, जो ब्रज के क्षेत्र में आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रासलीला बोले बोले रासलीला भी ब्रज के क्षेत्र में ही होता है। तो भगवान कृष्ण की जैसे वहां पर रसिया होता है ना, गाते हैं, उसी रसिया के साथ जो गाते गाते जो नाचते हैं उसको रासलीला कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। रामलीला क्या है बोले, भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा तो ये अवध क्षेत्र का होगा भाई। भगवान राम कहां से, अवध क्षेत्र से आते हैं। कर्मा क्या है देखो, कर्मा आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि मिर्जापुर सोनभद्र की जो जनजाति है खरवार जनजाति, तो इस खरवार जनजाति के द्वारा ही जो स्थानीय देवताओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है किस माध्यम से, कर्मा नृत्य करके। तो उन समुदायों का नृत्य है कहलाता है कर्मा। आपका कहां पर होता है बोले, ये सोनभद्र मिर्जापुर का क्षेत्र जो खरवार जनजाति है इसका प्रमुख स्थानीय नृत्य है। क्लियर। तो लोक नृत्य समझ में आया कहां का है। नौटंकी मालूम है, ये लोक कथाएं या पौराणिक नाटक होते हैं, इनके साथ मिलजुल कर नगाड़ा वाद्य यंत्र का यूज करते हुए आपका नौटंकी किया जाता है। ठीक है। धोबिया बोले खूब नौटंकी गांव में देखे होंगे, लोग देखने भागते चले जाते थे। धोबिया जो है देखो नाम से समझ में आ रहा है कि धोबी समुदाय के द्वारा यह पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है तो पूर्वांचल में यह धोबिया नृत्य किया जाता है। और इसमें याद रखना है कुछ अगर स्पेसिफिक किसी भी नृत्य के बारे में पता है, जैसे धोबिया के बारे में पता है हमें कि इसमें केवल पुरुष नर्तकों के द्वारा ही यह नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो बोले केवल पुरुष नर्तक ही यह प्रदर्शित करते हैं धोबिया को। और जो धुरिया है देखो, धुरिया आपका बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कुम्हार समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर पुरुष जो है वो खुद महिला बनकर ही नृत्य करते हैं, यानी कि महिलाएं नहीं, यहाँ पुरुष ही महिला की भूमिका में रहते हैं और यह धुरिया नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये 7 हम लोगों ने देखे लोक नृत्य। अब इन लोक नृत्यों के बारे में 2-2 3-3 इंफॉर्मेशन आपको बता दी। ऐसे ही आप अपने स्तर से भी अगर 1-2 ऐड कर सकते हो तो ऐड करके आपको इसे लिख लेना है और 2-2 इंफॉर्मेशन 3-3 इंफॉर्मेशन देकर के आप एग्जाम में आ जाओ, मैप बनाकर आ जाओ, लोकेट करके आ जाओ, पर्याप्त है। ठीक है। अब फिर देखते हैं कथक। देखो भाई कथक ही हम लोग कर चुके हैं अच्छे से। जब हमने शास्त्रीय नृत्य वहां पर देखे थे तो शास्त्रीय नृत्यों में प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से देखा था उत्तर प्रदेश में इकलौता है जो कथक जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है। अब इसकी उत्पत्ति मालूम है कि देवदासी परंपरा से धीरे धीरे करके आगे अवध के नवाबों ने इसको संरक्षण देना शुरू किया और संरक्षण देते देते फिर बिंदादीन जुड़ते हैं और इससे फिर ठुमरी ठुमरी जो संगीत गायन है वो भी परंपरा इससे जुड़ जाती है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं कि अवध के नवाब जो वाजिद अली साहब थे ये भी काफी शौकीन व्यक्ति थे कथक के और कथक के जानकार भी थे, तो उन्होंने अपने दरबार में इसको संरक्षण दिया हुआ था। तो बोलते हैं ना कि लखनऊ घराने में इसको संरक्षण दिया गया था। तो उत्पत्ति हमको मालूम है कैसे होती है। और शास्त्रीय नृत्य पर याद रखियो, शास्त्रीय नृत्य पर हमने वहां पर सीखा था
GS1 की प्लेलिस्ट है आर्ट एंड कल्चर की, कंप्लीट कर डाली होगी, नहीं की है कर डालना। तो वहां पर हमने सीखा था कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का रेफरेंस देते हुए हमें भूमिका बनानी है और शुरू करना है। अब अगर कथक के बारे में आएगा तब भी तो हम रेफरेंस दे सकते हैं ना भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का, तो इंट्रोडक्शन बन सकता है। फिर उसके प्रमुख देखो केंद्र आपको मालूम होने चाहिए कौन से हैं, और शैलियां लखनऊ घराना, जयपुर और बनारस, ये 3 प्रमुख घराने हैं जिन्होंने इस कथक नृत्य को संरक्षण दिया है। फिर इसमें भाव मालूम है, श्रृंगार, भक्ति, वीर, कथात्मक प्रस्तुति की जाती है और घरानों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। जैसे जो लखनऊ घराना है वो नवाबों के द्वारा संरक्षण, नवाबों के संरक्षण में विकसित होता है। यहाँ भाव, प्रदर्शन, नजाकत, नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति आपको दिखाई देती है, ठीक है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए बृजु महाराज, शंभू महाराज, लक्षु महाराज। और जब बनारस घराने पर आएंगे तो यहाँ भाव प्रधानता और चपलता की प्रधानता दिखाई देगी। और यहाँ पर सितारा देवी को मालूम होना चाहिए आपको कि बनारस घराने से संबंधित है सितारा देवी जी। जयपुर घराने में आपको लयकारी और ताल का जटिलता से प्रयोग होता हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रमुख घराने हैं, लेकिन हमें क्या समझना है, देखो हमें यहाँ पर जानना चाहिए, कथक वहां पर पढ़ना है आपको, शास्त्रीय नृत्य में इंट्रोडक्शन के तौर पर यूज किया आपने, फिर आपने छोटा सा मैप बनाया भारत का और कथक के बारे में चर्चा कर दी भैया कि लखनऊ घराने में, बनारस घराने में यहाँ पर प्रमुख रूप से कथक को यहाँ पर संरक्षण दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में कथक की जो विशेषताएं हैं तो वो आपने बता दी यहाँ पर, ठीक है। जो सारी विशेषताएं हम लोग वहां पढ़ चुके हैं, नृत्य नृत्य सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो जाकर के अच्छे से कर लेना है, तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। लोक नृत्य देख लिए, लोकगीत देख लिया, लोक संगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, और आपका मेले हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गया उत्तर प्रदेश का, ये सब पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश की भाषाएं। देखो भाषाओं के स्तर पर हमने शास्त्रीय भाषाएं पढ़ी हुई थी। यहाँ भारत की शास्त्रीय भाषाएं नहीं पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं GS1 में। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर भाषा साहित्य के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, वहां प्रॉपर एक भाषा साहित्य पर पूरा लेक्चर हम लोगों ने किया है, जिसमें हमने वैदिक साहित्य पर भी पढ़ा हुआ है, उसके बाद में तमिल साहित्य पर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश की भाषाओं के बारे में। मालूम होना चाहिए कि भाषाई विविधता तो है, भारत में बहुत ज्यादा भाषाई विविधता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? बोले उत्तर प्रदेश की पीटी के स्तर पर पढ़ते हैं कि 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी कि जो सरकारी कार्य हैं या शिक्षण कार्य है जितने वो किस भाषा में होंगे? बोले जो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है, या प्रशासन में बोलचाल की भाषा क्या रहने वाली है? बोले यही रहेगी। जितने कार्य रहेंगे वो किस भाषा में रहेंगे? बोले हिंदी भाषा में रहेंगे, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? बोले दूसरी है उर्दू, जो 1989 से दूसरी राजभाषा बनी है। तो उत्तर प्रदेश की 2 आधिकारिक भाषा हैं, पहली है हिंदी, शुरुआत से ही है, उसके बाद 1989 आता है जब उर्दू को भी दूसरी आधिकारिक भाषा उत्तर प्रदेश की बनाया जाता है। क्योंकि मालूम होना चाहिए कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है, अच्छा खासा 19% के आसपास समुदाय यहाँ पर मुस्लिम रहता है और उसके द्वारा यह प्रयोग की जाने वाली भाषा उर्दू है, तो इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा बनाया गया था। कब? 1989 में। क्लियर? तो ये हो गई इंट्रोडक्शन के तौर पर प्रमुख जानकारी। अब कुछ जैसे क्षेत्रीय क्षेत्रवार जो बोलियां हैं बोली जाती है, जैसे भाषा ये तो आधिकारिक हो गई, जैसे होता है ना कि ये तो हो गई शास्त्रीय भाषा। अब उसके बाद में लोक भाषाएं भी तो होती हैं, तो बस अब क्षेत्रीय जिनको भाषाएं बोला जाता है। देखो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर पूरा स्कोप रहेगा। मैप बनाया और ये मैप देखो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इस मैप के माध्यम से देख सकते हो, लेकिन हमें इस मैप को नहीं देखना है, हमें यहाँ समझना है कि मैप तुरंत एक रफ मैप वहां पर बनाया कोने में, और जितनी भाषाएं जिस क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे पूर्वांचल का क्षेत्र पता है, तो बोले पूर्वांचल के क्षेत्र में भोजपुरी, मगही, मैथिली, बज्जिका, बागेली, ये सारी भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? पूर्वांचल के क्षेत्र में। और ये मैप में दिखनी चाहिए, मैप बना करके ये सारी भाषाएं दिखनी चाहिए। फिर अवध के क्षेत्र में अवधी, वैश्वारी, कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपकी बुंदेली बोली जाती है। ब्रज के क्षेत्र में ब्रज भाषा और कन्नौजी भी बोली जाती है। फिर रुहेलखंड का क्षेत्र आपने बताया कन्नौजी और उर्दू। और फिर तराई या आपका पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है, यहाँ खड़ी बोली का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। वेस्टर्न यूपी में देखते भी होंगे हरियाणवी और पंजाबी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद अगर आपसे भाषा पर पूछा जाएगा तो ये तो हो गई बिल्कुल एकदम बेसिक जानकारी की प्रमुख भाषाएं। बोले उत्तर प्रदेश की क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आधिकारिक भाषा कौन सी है? 2 हैं। कौन सी? हिंदी और उर्दू। 1989 में उर्दू शामिल हुई। फिर उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र में आपकी कौन सी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, इसके लिए आपको मैप पर जानकारी होनी चाहिए, यानी कि मैप में आपको किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है ये भी पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर प्रमुख महत्वपूर्ण जानकारी होगी कि इन भाषाओं का आखिर महत्व क्या है। तो कभी भी इंपॉर्टेंस बताना है, आप देख लो, जनरेट करना सीख लो, पॉइंट्स को जनरेट करना सीख गए तो दिक्कत नहीं होगी। इस टॉपिक पर भी अगर महत्व आप बताने जाओगे तो क्या बताना है? बोले देखो सामाजिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व, ठीक है, उसके बाद आर्थिक महत्व, उसके बाद पर्यावरणीय महत्व, ये 5-6 आयाम अगर अपने पास हैं इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि भाषा का या इन क्षेत्रीय भाषाओं का क्या महत्व क्या है, ठीक है, तो उसके बाद में आपको कठिनाई नहीं पॉइंट जनरेशन में। देखो कैसे नहीं कठिनाई, समझो। सांस्कृतिक बताया ना सबसे पहले, देखो सांस्कृतिक विविधता का एक घोतक है अपने आप में, जो डाइवर्सिटी है उसको बनाकर रखे हुई है। क्षेत्रीय स्तर पर भाषाएं नहीं होंगी, जो डाइवर्सिटी आज उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है वो खत्म नहीं हो जाएगी।
तो बोले उसका एक अपने आप में घोतक है। फिर साहित्यिक कंट्रीब्यूशन भी, क्यों कंट्रीब्यूशन? क्योंकि ये जब सांस्कृतिक विविधता बनी हुई है उसके चलते अलग-अलग क्षेत्र की भाषाएं, जैसे अवधी में आपको रामचरितमानस दिखाई देगी, ब्रज भाषा में सूरदास जी ने रचनाएं की अपनी, अवधी और पूर्वी बोली में कबीरदास के दोहे दिखाई देते हैं, और भोजपुरी के लोकगीत भी आपको सुनाई देते हैं पूर्वांचल के, ठीक है? तो ये आपका साहित्यिक योगदान, जो आपका साहित्यिक कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, उसको आपको बताना है इन रचनाओं के माध्यम से, ठीक है? दूसरा महत्व समझ में आया। तीसरा प्रशासनिक और शैक्षणिक समावेशन भी होता है, क्लियर? चौथा आपको पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण तो बताना। देखो पर्यटन के क्षेत्र में सीधी सी बात है, इन क्षेत्रों में आपका पर्यटन का भी बढ़ावा दिया जा सकता है जब आप इन रचनाओं को बढ़ावा दोगे, ठीक? अब केवल यहीं तक नहीं रुकना है, इंपॉर्टेंस के बाद आपको अगर पूछा जाए, आप इसको कंक्लूड करो, वे फॉरवर्ड अगर आप बताने जाओगे तो बताओ भैया वे फॉरवर्ड में क्या कोई इनिशिएटिव है इसको प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं या उत्तर प्रदेश का भाषा साहित्य है इसको प्रमोट करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, तो उसको आप वे फॉरवर्ड में बता सकते हो कि इसको प्रमोट करने की जरूरत है। यहाँ पर प्रशासनिक जवाबदेहिता और पारदर्शिता दिखाई देगी, या फिर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर, जब तक कभी भी कोई भी प्रयास है, अभी हम लोग इनिशिएटिव और सारे पढ़ेंगे, तो उस इनिशिएटिव में हमेशा याद रखना है कि इस इनिशिएटिव को सफल तभी बनाया जा सकता है जब आपकी प्रशासनिक जवाबदेहिता और आपकी पारदर्शिता दिखाई दे, ठीक है? प्रशासन के स्तर पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और राजनीतिक स्तर पर यानी कि शासन के स्तर पर जब आपकी इच्छा शक्ति दिखाई देगी, विल पावर, ये दो चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक आप कितने भी इनिशिएटिव चालू करते रहो वो आपके केवल पन्नों पर ही दिखाई देंगे, धरातल पर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो क्या जरूरी है? एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर बहुत जरूरी है, और प्रशासनिक स्तर पर आपकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है, ठीक है? कभी भी वे फॉरवर्ड में जाना है तो इसको ध्यान में रखना है, इसके साथ ही फ्रेम करते हुए आप अपना क्या कर सकते हो, वे फॉरवर्ड या आगे का सुधार बता सकते हो, ठीक? अब जैसे यहाँ पर बताया, तो बताया भैया इनिशिएटिव जो ई साहित्य मंच चलाया गया, जो भोजपुरी और ब्रज भाषा में स्थानीय युवाओं को अपनी भाषा में, मातृभाषा में लेखन करने का, पठन करने का प्रोत्साहन यहाँ दिया जाता है, ठीक है? ई साहित्य मंच, ये इनिशिएटिव जरूर आपको कोट करना है, 2024 से शुरू किया गया। फिर एक ब्रज रत्न सम्मान भी दिया जाता है, पारंपरिक जो भाषाएं हैं इनके साहित्यकारों को सम्मानित करने। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हिंदी गौरव सम्मान दिया जाता है प्रतियोगिता पीटी के स्तर पर। तो इन सभी को आपको, इन सारे इनिशिएटिव को आपको वे फॉरवर्ड में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? अब त्योहारों पर आते हैं। देखो उत्तर प्रदेश के त्योहार, बोले भारत के जो त्योहार हैं वही उत्तर प्रदेश के, क्योंकि जो डाइवर्सिटी आपको भारत में दिखाई दे रही है वो सारी की सारी डाइवर्सिटी उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। तो बोले यहाँ जब त्योहार लिखने हैं, याद रखना, ध्यान रखना एक चीज को, जब त्योहार लिखने जाना है इस पर, तो त्योहार जितने धार्मिक समुदाय हैं ना सभी के शामिल करने हैं। जैसे हिंदू धर्म में आपको पता है कि दशहरा और दीपावली मनाई जाती है, तो अयोध्या में दीपोत्सव भी देखने को मिलता है, पूरे राज्य में व्यापक रूप से मनाते हैं। होली, मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ना, बरसाने की होली हो चाहे वृंदावन की होली हो, ये सारी, या गोवर्धन की होली हो, ये विश्व प्रसिद्ध है, विश्व से दूर दूर से लोग आते हैं। तो एक त्योहार आपका हो गया दशहरा, दीपावली, होली। तीसरा देखो मुस्लिम धर्म जो संप्रदाय रहता है, यहाँ पर ईद और मुहर्रम, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर के क्षेत्र हो गए, यहाँ पर बड़े स्तर पर ईद और मुहर्रम मनाई जाती है। फिर चौथ चंद हो गया, ये विशेष रूप से पूर्वांचल में सामाजिक एकता का प्रतीक है, ठीक है? अब उसके बाद में बनारस में जैसे देव दीपावली मनाई जाती है। ध्यान रखना एक चीज को, अब देखो हिंदू और मुस्लिम के हम लोगों ने त्योहार सारे देख लिए। बुद्ध धर्म, अब बुद्धा भी तो है हमारे यहाँ पर, है ना? बुद्ध धर्म को आपको बताना है कि बुद्ध पूर्णिमा को भी हम उतने ही हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जब ईसाई धर्म आएगा तो बताना है कि क्रिसमस को भी हम उतने ही हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे धर्म हो गए, सामाजिक सौहार्द भी हो जाएगा, धार्मिक सद्भाव भी हो जाएगा, जो धार्मिक विविधता है इसको भी आप दर्शा सकते हो इसके माध्यम से जब सारे शामिल करोगे। यहाँ एग्जामिनर का भी माइंडसेट क्लियर होता है कि देखो सारे जो भी जितने त्योहार हैं, हर धर्म को, हर धर्म संप्रदाय के लोग को शामिल करते हुए यहाँ त्योहारों की चर्चा की गई है। फिर गोवर्धन पूजा बतानी है ब्रज क्षेत्र में, क्लियर? तो अब इससे महत्व भी समझ में आएगा। क्यों महत्व में? सबसे पहले आप बता सकते हो कल्चरल आयाम की, भाई सांस्कृतिक एकता और विविधता का प्रतीक है ये, अपने आप में जो डाइवर्सिटी है उसको बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग अपने अपने त्योहारों को खुशी से सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर स्थानीय पर्यटन को, सीधी सी बात है, जिस क्षेत्र में जो त्योहार, आपका मेला या फिर जो भी आपका त्योहार मनाया जाता है, वहां पर पर्यटन को तो बढ़ावा मिलता ही मिलता है। जैसे अयोध्या दीपोत्सव मना रहे हैं, दीप दीपावली मना रहे हैं, सारनाथ में जैसे बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है, तो वहां का जो पर्यटन है, टूरिज्म में बढ़ावा दिया जाएगा। टूरिज्म जब बढ़ता है तो सीधी सी बात है वहां के आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इससे इकोनॉमी बूस्ट करती है, तो इससे सीधा सीधा जुड़ता है आर्थिक लाभ, ठीक है? तो यहाँ महत्व हम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस में सांस्कृतिक आयाम देखा, पर्यटन वाला देखा हमने, आर्थिक आयाम उसी से जुड़ा हुआ है आपका पर्यटन, और उसी से जुड़ा हुआ है आर्थिक लाभ। और सोशल आयाम बोले सामाजिक, हमें पता है सामाजिक समरसता जो है आपकी
उसका संचार होता है, और फिर संविधानात्मक मूल्य विरासत का भी सम्मान यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो आयाम वही है सभी का, जब भी आप लिखने जाओगे इन सभी टॉपिक्स पर तो उन सारे डायमेंशन पर ही आपको लिखना है, महत्व जब बताने हैं, और इन महत्वों के साथ में आपको मालूम होना चाहिए, जब केवल एग्जाम में क्वेश्चन महत्व पर आए तो एग्जाम्पल में जितने त्योहार हैं उन त्योहारों का प्रयोग करना है उदाहरण में, ठीक है? लोकगीत के महत्व लिखने को जब आए तो महत्व तो इन आयामों पर सोचना है, फिर उसके उदाहरण के तौर पर सारे लोकगीत हैं उसको एग्जाम्पल के तौर पर कोट करना है, ठीक? अब आते हैं उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना देखते हैं। देखो, सोशल स्ट्रक्चर को जानना है तो इसको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भारत का जो सामाजिक भारत, अब यहाँ देखो इंडियन सोसाइटी भी हम लोग कर चुके हैं, जीएस 1 में हमारा सिलेबस है ना, इंडियन सोसाइटी या सोशल जस्टिस सेकंड पेपर में है। लेकिन इंडियन सोसाइटी में जितने टॉपिक हैं, जैसे भारतीय समाज की विशेषताएं, अब जो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं उसके आधार पर भारत का सामाजिक संरचना दिखाई देगी, सोशल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जो विशेषताएं हैं भारत की वही तो उत्तर प्रदेश की होंगी, तो उत्तर प्रदेश की समाज की जब वही विशेषताएं होंगी तो उत्तर प्रदेश का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी तो उसी तरीके का होगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जब सामाजिक संरचना देखनी है तो उसके जो कंपोनेंट दिखाई देंगे वही सेम होंगे। कैसे? जो जातिगत हमने देखा था वहां पर जातिगत संरचना दिखाई देती है, तो यहाँ भी जातिगत संरचना, भिन्न भिन्न जाति के लोग दिखाई देंगे। धार्मिक विविधता, भिन्न भिन्न धर्म के लोग वहां भी थे, यहाँ भी दिखाई देंगे, ठीक है? देखो, याद करने की जरूरत नहीं होती, बहुत आसानी से हो जाता है। फिर नगरी और ग्रामीण जो आपका विभाजन है वो यहाँ पर भी दिखाई देगा। लैंगिक असमानता यहाँ नहीं होगी, होगी ना? आर्थिक वर्ग बोले बिल्कुल, जनजाति समाज होगा, यहाँ पर भी होगा। तो सामाजिक गतिशीलता भी बनी रहेगी, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ चैलेंजेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो जो चैलेंजेस भारतीय समाज में आपको वहां दिख रहे थे वही चैलेंजेस उत्तर प्रदेश के समाज में दिखाई देंगे, और उनका समाधान भी खोजना है, केवल चैलेंज नहीं। समाधान के तौर पर यही देख लो, सीख लो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर शिक्षा से जुड़ी हुई कोई समस्या है वंचित वर्गों के सामने, लैंगिक कोई असमानता है, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई असमानता है, तो भारत सरकार के द्वारा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो आयुष्मान भारत की चर्चा करनी है, ठीक है। शिक्षा से जुड़ी हुई है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, समग्र शिक्षा अभियान, ये अभियान जो चलाए जा रहे हैं, या फिर आपकी जैसे वंचित वर्ग में महिलाओं से लैंगिक असमानता है तो जो कानून बनाए गए हैं इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को, अभी यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में है तो इनके इम्प्लीमेंटेशन को, समाधान जब बताने हैं ना तो समाधान में आपको याद रखना है, एक चीज और याद रखनी है, जो सॉफ्ट कार्य किए जाते हैं, जैसे कोई सॉफ्ट सोल्यूशन निकाला जाता है, एक हार्ड सोल्यूशन। हार्ड सोल्यूशन क्या होता है कि वैधानिक प्रयास जो किए जा रहे हैं, कानून जो बनाए गए, कानून तो शुरुआती दौर से बने हुए, लेकिन कानून के माध्यम से क्या इन चुनौतियों से निपटा जा सका है? नहीं जा सका है ना। तो बोले इसलिए इनसे ज्यादा जरूरी होता है आप सॉफ्ट वाले जो प्रयास होते हैं, अर्थात जिसके माध्यम से आप माइंडसेट को बदल सकते हो। उसमें क्या होता है, जो जागरूकता अभियान होता है, उसमें क्या होता है, शिक्षा होता है आपका, उसमें क्या होता है, कौशल होता है। तो इन सारे पहलुओं पर जो स्कीम्स चल रही हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, शिक्षित करने की जरूरत है, कौशल डेवलप करने की जरूरत है। महिलाओं के भीतर कौशल अगर हो जाएगा, महिलाओं को आप राजनीतिक तौर पर, जैसे क्या है, पॉलिटिकली इंपावर करो, यहाँ आरक्षण की बात की जाती है जिस पर अब जाकर के बिल बन पाया है, तो बोले पॉलिटिकली इंपावर करो, इकोनॉमिकली इंपावर करो, ठीक है। आप पॉलिटिकली इंपावर कर दोगे, इकोनॉमिकली इंपावर कर दोगे, उसके बाद आप शिक्षा पर ध्यान दोगे, आप कुशलता पर ध्यान दोगे, जागरूकता अभियान बढ़ाओगे, तो ये जो प्रयास होते हैं हमेशा याद रखना, जब समाधान आपको सुझाने हैं तो जो कानूनी प्रयास होता है वो कानूनी प्रयास को लास्ट में ट्राई करना है, क्योंकि इसके माध्यम से आप भय दिखा करके कोशिश तो कर लोगे, जैसा गांधी जी कहते थे कि कानून से भय दिखा करके आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वास्तविक में पूरी तरीके से आप खत्म तभी कर पाओगे जब इन सारे पहलुओं पर आप कार्य कर लोगे, ठीक है। तो इन सारे पहलुओं को कभी भी आप समाधान जब लिखने जाया करो तो इनको जरूर शामिल किया करो, तभी आप बढ़िया एक वे फॉरवर्ड हो जाएगा और बढ़िया समाधान भी आप सुझा सकते हो, ठीक है, समझे। तो आप सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा, और चुनौतियों का समाधान ये आपको इसी आयाम पर सोचना है, ठीक है, सीखना है, इससे सीखते भी चलो थोड़ा थोड़ा। अब जातिगत संरचना क्या है, बोले यूपी में भैया सामाजिक जो पहचान है उसका आधार ही जाति। पूछते हैं कि कौन सी जाति के भाई हो, तो प्रमुख रूप से इसमें जातियां जो बनाई गई हैं, उच्च जातियों में कुछ वर्ग रखे गए हैं, ओबीसी में कुछ वर्ग रखे गए हैं, दलित में और जनजाति में। तो ये प्रमुख एक जनजाति वर्ग, सॉरी, जो जाति वर्ग कास्ट सिस्टम बना रखा है जिसके आधार पर उनको एक सोशल आइडेंटिटी दी जाती है, ये पहली समस्या है। और इसके सामने चुनौतियां क्या आती हैं कि वो जाति के आधार पर उन्हें ऊंची जाति और नीची जाति में देखा जाता है, जिसके चलते जातिगत जो भेदभाव है, जो सामाजिक विषमता है, वो देखने को मिलती है, पहली चुनौती। दूसरी, जाति के आधार पर हिंसा भी देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी हिंसक घटनाएं होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक जातियों के विरुद्ध ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर जातिगत राजनीति भी होती है, ध्रुवीकरण कैसे, जो राजनीति कर रहे हैं वो अब अलग अलग पार्टी अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, जैसे उच्च वर्ग की एक जाति है, ठीक है, एक वर्ग विशेष की एक जाति है ना। देखो, देखते हैं ना हम लोग यूपी में है ही, जैसे चाहे बसपा को ले लो, चाहे सपा को ले लो, चाहे भाजपा को ले लो, इनको सबको पता रहता है कि भैया कौन सी जातिगत कौन सी पार्टी है, तो जाति के आधार पर पार्टियां बना रखी हैं, तो जो इसी को बोलते हैं राजनीति का ध्रुवीकरण हो रखा है, जातिगत राजनीति बढ़ रखी है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो सोशल स्ट्रक्चर के सामने।
आरक्षण को लेकर संघर्ष है। आर्थिक असमानता, जैसे आर्थिक असमानता क्या है, एक जाति विशेष आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है, एक बहुत पीछे है, तो ये आपकी जो है आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। जाति आधारित पंचायती नियंत्रण भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, अगर जातिगत वर्चस्व आज भी भले आरक्षण बना हुआ है, जैसे हमने देखा कि महिलाओं को एससी एसटी को आरक्षण दे दिया गया है, कहां पर, पंचायतों में। करते क्या है, जो उच्च जाति के लोग होते हैं, एससी सीट मान लो आ गई वहां पर, ठीक है, तो एक एससी का अपना ही आदमी जो उनके यहाँ काम वाम कर रहा होता है, उसको खड़ा करा देंगे। खड़ा कराएंगे भैया, वो जीत जाएगा, क्योंकि प्रभुत्व उनका ग्रामीण क्षेत्र में उस उच्च जाति वर्ग का है, तो बोले जीत जाता है। उसके बाद बोले पूरा का पूरा लीड कौन करता है, बोले लीड करते हैं उच्च जाति के। तो इसीलिए कहते हैं कि जाति आधार पर पंचायती नियंत्रण भी बना हुआ है। ग्रामीण स्तर पर अगर आप जाओगे, जमीनी स्तर पर हकीकत जानने की कोशिश करोगे, तो यही स्थिति बनी हुई है, ठीक है। फिर समाधान क्या हो सकते हैं, बोले ना, समाधान जागरूकता, शिक्षा, कौशल, राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये सारे आयाम आपको समाधान में शामिल करने हैं। अब जो सुझाव देने हैं, समाधान बताने हैं, शुरुआत में इसीलिए समझाया, तो शुरुआत में समझाने का मतलब ये है कि कोई टॉपिक आता है, अब जाति से जोड़कर आएगा, धार्मिक विविधता से जोड़कर आ रहा है, वहां सुझाव देने हैं, तो सुझाव का वही आपका अप्रोच वही रखना है, ठीक है। फिर आते हैं धार्मिक विविधता पर। देखो, धार्मिक मालूम है कि हिंदू धर्म कितना 79% है उत्तर प्रदेश में। 2011 का ही सेंसस आया ना अभी, तो उस 11 के सेंसस के अनुसार 79% हिंदू है, 19% मुस्लिम है, बाकी 2% में अन्य आ जाते हैं। बोले 98% तो दो ही समुदाय आपके समाहित किए हुए हैं। इसलिए जो चैलेंजेस हैं, तो वही धार्मिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिकता जो बढ़ रही है, या फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों का जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन बना हुआ है, धार्मिक स्थल जितने हैं या त्योहार हैं, उन पर तनाव बढ़ता चला जा रहा है, धार्मिक रूपांतरण को लेकर के जो बवाल हो रहा है, बहुत विवाद बना हुआ है, धार्मिक पहचान वर्सेस नागरिक अधिकार बना हुआ है मुद्दा। तो ये जो सोशल हार्मनी आपकी बिगड़ रही है, इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा, तो रिलीजियस जो हार्मनी है या आपकी जो धार्मिक टकराव है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कारण है जो हमारी सामाजिक समरसता को बिगाड़ कर रखे हुए हैं। उसकी जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां स्पष्ट तौर पर समझ आती हैं, यहाँ आमने सामने जो दो धर्म समुदाय के लोग खड़े रहते हैं। ये हो गया दूसरा, आपका दूसरा प्रमुख हो गया धार्मिक विविधता। अब धार्मिक विविधता कैसे है ये जाने, और फिर इसके सामने क्या चुनौती है जाने, और इसका सुझाव कैसे समाधान हो सकता है ये हमें पता है, ठीक है। फिर तीसरी कौन सी प्रमुख सोशल स्ट्रक्चर में थी, प्रमुख उसका कंपोनेंट था ग्रामीण नगरीय विभाजन। देखो भैया, हमारा समाज पूरा भारत का, चाहे उत्तर प्रदेश का, ग्रामीण और नगरीय विभाजन में बटा हुआ है। इसमें 77% जनसंख्या क्या है, बोले 77% जनसंख्या ग्रामीण है, शेष क्या है, शहरी है। औसतन देखी जाए, उत्तर प्रदेश की औसतन 77% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है। वैसे लैंगिक असमानता भी है, बिल्कुल है। कैसे, इसको लिटरेसी वाले आंकड़े से ही समझ सकते हैं। वैसे तो देखो, रिपोर्ट्स आती रहती है, एनसीआरबी का डेटा आता रहता है, वहां भी उत्तर प्रदेश में हिंसक घटनाएं जो हैं, लैंगिक हिंसा क्या है, सर्वाधिक है। इसको भी कोट कर सकते हो, और नहीं कोट करना है तो 2011 में लिटरेसी देखी हमने, तो लिटरेसी वैसे तो 67% के आसपास थी कि नहीं थी, उसमें मेल और फीमेल में अंतर ही देख लो। फीमेल की लिटरेसी 57% के आसपास थी, और मेल की लिटरेसी आपकी 77%। 20% का सीधा सीधा गैप है, ठीक है, 20% का सीधा सीधा गैप है। तो ये लैंगिक असमानता जो दिखाई दे रही है, इसके कारण जब तक शिक्षित नहीं करोगे, तो चाहे बाल विवाह हो, घरेलू हिंसा हो, लिंग आधारित भेदभाव है, ये सब अभी उत्तर प्रदेश के समाज में बना हुआ है। आर्थिक आयाम देखते हैं, तो आर्थिक विषमता भी समाज को बांटने का काम करता है। जैसे भैया, उत्तर प्रदेश का समाज एक पूर्वांचल का देख लो और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर जो है आर्थिक समृद्धि ज्यादा दिखाई देगी, और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आर्थिक समृद्धि कम दिखाई देती है, जो दो क्षेत्रों को बांटने का काम करता है। क्लियर, समझ में आया। चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो इसलिए हमेशा ये समाज की मुख्य धारा से कटे हुए नजर आते हैं, क्षेत्र पूर्वांचल के और बुंदेलखंड के क्षेत्र। जैसे वर्तमान समय में कनेक्टिविटी का सबसे पहला सोर्स क्या हो सकता है, बोले इनको रोड के माध्यम से जोड़ो, तो कई सारे एक्सप्रेसवे सरकार बना रही है ना। सरकार के इनिशिएटिव में आपको बताना है, कई सारे एक्सप्रेसवे बना करके, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे आपका गोरखपुर एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब मुख्य धारा से पहले तो जोड़ने का काम करेंगे। जब तक आप जोड़ोगे ही नहीं, इनको कटा हुआ महसूस कराओगे, तब तक ये कैसे आप जो है आर्थिक समृद्धि ला सकते हो, इन क्षेत्रों में नहीं ला सकते ना। तो पहला काम होता है इनको जोड़ो, कनेक्ट करो पहले मार्केट से। फिर जनजातीय समाज, देखो बहुत सीमित क्षेत्र है, हमने पढ़ा वहां पर सेंसस देखा था, नहीं तो पता होना चाहिए कि 0.57 अर्थात 0.6% ही है लगभग केवल, जो टोटल पॉपुलेशन का 20 करोड़ में से 11 सेंसस के अनुसार मात्र 0.6% जनसंख्या जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय समाज से आती है, बहुत सीमित क्षेत्र से आती है, ठीक है। तो प्रतिशत के आधार पर सबसे कम प्रतिशत जनजातियों का उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है। फिर सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा, देखो शिक्षा, आरक्षण, शहरीकरण ने जो सामाजिक गतिशीलता है, इसको बढ़ाने का काम किया है, ठीक है। तो ये भी बताना है आपको सामाजिक संरचना में। क्लियर, तो ये हो गया सोशल स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का। अब इस सोशल स्ट्रक्चर के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बोले जातिगत विषमता और सामाजिक भेदभाव बना हुआ है। लैंगिक स्तर पर जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में एक एक करके, जैसे जातिगत संरचना एक विशेषता है, तो जातिगत विषमता और सामाजिक भेदभाव एक चुनौती है, उस विशेषता में ही चुनौती छुपी हुई है। बोले लैंगिक, देखो लैंगिक असमानता एक चुनौती है हमारे पास में। जनजातियां हैं, बोले हाँ, बोले जनजाति संरचना है, कम है, लेकिन फिर भी जनजाति समुदाय हाशिए पर खड़ा हुआ है, तो ये एक चुनौती है। धार्मिक विविधता है, बोले है,
बोले धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव है, ये एक चुनौती है, समझे। तो जो हमारे समाज की विशेषता है उत्तर प्रदेश की, उसी समाज में ही चुनौतियां विद्यमान है। ग्रामीण शहरी बोले है हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन ग्रामीण शहरी विभाजन हमारे यहाँ चुनौती हो गई। युवा वर्ग है, ठीक ठाक कार्यबल है, 54% के आसपास बोले है, लेकिन बेरोजगारी और युवाओं का जो मोह भंग हो रहा है, ये अपने आप में एक चुनौती है, ठीक है। तो ये सारी चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को सुधारा कैसे जा सकता है, हम समाधान शुरुआत में ही समझ लिए हम लोगों ने। अब आते हैं जनजाति मुद्दों पर। देखो भैया, जनजाति मुद्दों को अगर समझना होगा तो पहले आप 2011 का सेंसस कोट करो और बताओ भैया, कुल जनसंख्या जो है आपकी 11,34,273 है जनजातियों की, और जो कुल यूपी की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, बोले 6% के आसपास लगभग है। बोले चलो भैया ठीक है, ये तो बात हो गई, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, कोट कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश का मैप बनाना है और मैप बना करके दर्शा देना है। देखो, एक तो ये क्षेत्र हो गया आपका पूर्वांचल का, जहां पर जनजातीय समुदाय बहुत अधिक रहता है। फिर ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, जिसमें ललितपुर के क्षेत्र में एक जनजाति आपकी सहरिया पाई जाती है, और ये आपका तराई क्षेत्र, चूंकि तराई क्षेत्र जितना है, यहाँ पर बिजनौर है, मुरादाबाद है, पीलीभीत है, इन क्षेत्रों में आपके जनजाति समुदाय दिखाई देते हैं, ठीक है। तो 0.6% जो है उसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक तो भैया देखो ललितपुर का है, एक ये सोनभद्र, मिर्जापुर और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ जनजातियां हैं। और फिर तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है, ये तराई बेल्ट है, इस तराई बेल्ट में जनजातियां दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपने क्षेत्र बता दिया, आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, क्षेत्र बता दिया। अब कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, उनके बारे में 2-3 फीचर अगर आपको पता है, स्पेसिफिकेशन पता है, तो उसको बताते हुए आप इस पर आंसर अगर आपको आएगा लिखने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनजाति समूह के बारे में लिखिए। अब लिखने के लिए आएगा तो भैया आपको ये मैप बनाना आना चाहिए। मैप पर आपने लोकेशन, क्षेत्र बताए, 4-5 जनजातियां पता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो हैं, और इसको क्रम से, जैसे सबसे बड़ी जनजाति, उसके बाद जो प्रमुख जनजातियां हैं, ये क्रोनोलॉजी में आपको सेट करनी है, अर्थात इनको जानना है कि क्षेत्र में है, कुछ विशेषता है इनके बारे में, वो बता देनी है। तो 5-6 बताने के बाद, और फिर अगर मान लीजिए चैलेंजेस से आता है, तो मालूम होना चाहिए जनजातियों से जुड़े हुए चैलेंजेस क्या है। तो भारत के संदर्भ में जो जनजातियों के सामने, जो हम समाज में देखते हैं ना, जनजाति के सामने जो मुद्दे हैं, वही सेम मुद्दे तो यहाँ भी रहेंगे ना जनजातियों के हाशिए पर। जल जंगल जमीन का मुद्दा अगर जनजातियों के सामने रहता है, तो क्या यहाँ बदल जाएगा, वही मुद्दा रहेगा कि नहीं। तो बोले, या फिर जो झारखंड छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो जनजातियों के समक्ष मुद्दे हैं, यहाँ भी जो जनजातियां जितनी लिमिटेड हैं, उनके सामने भी यही मुद्दे नजर आएंगे, है ना। राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, इन आयामों पर आपको इनके मुद्दे, चैलेंजेस लिख देने हैं, और समाधान जो बताने हैं सरकार के द्वारा। क्या समाधान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो सरकार के समाधान आपको पता ही है कि जो चुनौतियां हैं, उन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए, मान लो कटे हुए हैं, मान लो शिक्षा नहीं है, तो शिक्षा के लिए यहाँ सरकार के द्वारा कोई योजना लाई जा रही है, स्कीम को बता दो। स्वास्थ्य के लिए कोई स्कीम लाई जा रही है, एनीमिया की जो समस्याएं रहती हैं इनसे जुड़ी हुई, उनको बता दिया आपने। ट्राइफेड के द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है, वो बता दिया है ना। कोई समूह है, संगठन है, अगर वो प्रयास कर रहा है जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए, वो बताया। कोई अगर एनजीओ है, जैसा सेवा समर्पण संस्थान है, ऐसे एनजीओ को कोट कर दो जो जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। तो इस आधार पर अपना जो प्रश्न रहेगा, वो एक होलिस्टिक तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि जनजातियों के बारे में इंफॉर्मेशन है, फिर जनजातियों के बारे में प्रमुख जनजातियां, उनकी एक-एक, दो-दो जानकारी है अपने पास, और अगर समस्याएं पूछी हैं, चुनौतियां, तो चुनौतियां बताई, प्रमुख मेन बॉडी में चुनौतियां रहेंगी, है ना। जब चुनौतियों पर आएगा, एग्जाम्पल चुनौतियों पर आया, तो आपको केवल एक मैप बना करके कुछ जनजातियां कोड कर देनी है, उसके बाद में प्रमुख मेन बॉडी में फोकस रखना है चैलेंजेस पर। और चैलेंजेस जब आपने डिटेल से बता दिए, फिर आपको आखिरी में यही छोड़ नहीं देना है, फिर आपको समाधान सुझाने हैं, और समाधान एक एक करके पकड़नी है चुनौतियां, और चुनौतियों को लेकर योजनाएं, इनिशिएटिव, सरकार के प्रयास, यही आपकी चुनौतियां होती हैं, ठीक है, समझे। अब आते हैं कि करके, जैसे गोंड जनजाति देखी, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य भारत में पाई जाती है। अगर 2011 की जनगणना माने तो 50% आबादी उत्तर प्रदेश की कौन सी है, बोले गोंड जनजाति के ही लोग हैं। ये स्वयं को रावण का वंशज बताते हैं, और बहुविवाह इनके में प्रचलित है। कुछ परंपराएं अगर इन जनजातियों की मालूम है, जैसे विधवा पुनर्विवाह यहाँ चलता है, देख लो भैया कितना प्रोग्रेसिव है। बहुविवाह इनके यहाँ है, विधवा पुनर्विवाह जैसे रीति रिवाज का ये अभ्यास करते हैं, कौन, गोंड जनजाति के लोग, ठीक। इनके कस्टम में मौजूद है विधवा पुनर्विवाह, जिसके लिए हमारे यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कितना लड़ना पड़ा था कानून बनाने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं खरवार जनजाति, जो कहते हैं कि सोशली प्रोग्रेसिव नहीं है, तो ये आप बता सकते हो, काट सकते हो इस बात को कह करके। फिर खरवार, हमने खरवार पढ़ा ना, कर्मा नृत्य जब पढ़ा था, तो मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र की जनजाति हिंदू रीति रिवाजों का पालन करती है, और इसका प्रमुख नृत्य होता है कर्मा। थारू, देखो थारू जो होती है तराई बेल्ट में पाई जाती है, पहले यह बड़ी जनजाति हुआ करती थी, लेकिन जब ये विभाजन होता है उत्तराखंड का, उसके बाद ये क्या है, थारू आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति नहीं है। हालांकि जो आरओ यारो मेंस में देखे होंगे क्वेश्चन आया था, उसमें सबसे बड़ी जनजाति ये थारू लिखा हुआ था, क्योंकि वहां पर गोंड नहीं था, तो उस आधार पर तो कह सकते हैं, लेकिन वैसे सबसे बड़ी गोंड है, ठीक है। तो थारू जो है, इसका प्रमुख आहार क्या होता है, बोले चावल होता है। और नेपाल की सीमा पर, उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो तराई बेल्ट है ना, उस तराई बेल्ट में जनजाति पाई जाती है, हिंदू रीति रिवाज का ये भी अभ्यास करती है। एक फैक्ट ये पूछा जाता है
कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती थी। तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में यही थारू जनजाति मनाते हैं, ठीक है। फिर है बुक्सा। देखो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बुक्सा जनजाति पाई जाती है। ये अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी है और चावल और मछली, क्योंकि भैया सीधी समझो तराई बेल्ट है तो मत्स्य पालन तो होगा ही, तो चावल के साथ क्या खाएंगे, मछली खाएंगे। अब बंगाल में भैया मछली चावल ऐसे थोड़ी ना चलता है, उसका भूगोल जिम्मेदार है। ऐसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर जो बुक्सा जनजाति है तो इनका भूगोल जिम्मेदार है इनके खान पान के लिए, रहन सहन के लिए। जैसे जौनसारी हैं, तो जौनसारी वाले क्या है, ये भी उसी सीमा पर रहते हैं, लेकिन ये अपने आप को पांडव का वंशज, और पांडव में कौन हुई, द्रौपदी मां हुई, है ना। अब द्रौपदी ने बहुविवाह किया था, बहुपति, 5 पति थे ना उनके, तो ये अपने आप को पांडवों से जोड़ते हैं और पांडवों से जोड़ करके ये बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है इनके जो समुदाय है, इन समुदायों के बीच में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्यों है, क्योंकि ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। महिगीर वहीं पर एक जनजाति है बिजनौर के क्षेत्र में, तो ये एक ऐसी जनजाति है जो अपने आप को इस्लाम धर्म से जोड़ती है। तो बोले इनके जितने भी रीति रिवाज रहेंगे वो किससे जुड़े हुए रहते हैं, इस्लाम धर्म से, ठीक है। कहाँ की है, बिजनौर की है। सहरिया मालूम होना चाहिए, देखो भैया सहरिया किससे जोड़ते हैं अपने आप को, ये अपने आप को सबरी माता से जोड़ते हैं। सबरी माता कहाँ थी भैया, बेर खिलाए थे जिन्होंने भगवान राम को, बोले जंगल में थी। तो सबरी के वंशज अपने आप को स्वयं को बताते हैं सहरिया वाले समुदाय के लोग, तो ललितपुर के क्षेत्र में है, क्लियर। अब आते हैं समस्याओं पर। देखो भाई, जनजातियों से जुड़े हुए मुद्दे क्या हो सकते हैं, बोले जल, जंगल, जमीन, यही प्रमुख मुद्दे हैं। जल मतलब रिसोर्सेज की बात हो रही है, जंगल मतलब जहां रहते हैं भैया, और जमीन सीधी सी बात है इनका विस्थापन जो हो रहा है, क्योंकि इनकी जमीन छिन रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, जल जो इनके रिसोर्सेज हैं वो छीने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इनके सामने स्वास्थ्य का मुद्दा है। सबसे पहला स्वास्थ्य में देखो, ये लोग जो भी स्वास्थ्य वगैरह के लिए उपाय करते हैं, एक तो यहाँ कुछ देखो ये सोशली बैकवर्डनेस इसलिए है क्योंकि ये मुख्य धारा से जुड़े नहीं है। तो जो महिगीर जैसे जनजाति हैं जादू टोने पर विश्वास करती हैं, बोले जादू टोना है, कोई ना कोई जादू टोना है, कोई बीमारी नहीं है। जैसे एनीमिया जैसी बीमारी में अगर कमजोर होता है, बोले कोई कोई ना कोई काला जादू का प्रभाव है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अभी भी देखो ऐसी बातें करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां हैं। भूमि हस्तांतरण व विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इन क्षेत्रों में लागू किए जा रहे हैं, जिसका बड़ी मात्रा में देखो विरोध भी देखने को मिलता है। अंग्रेजों के समय ये नीतियां जब लागू की जाती हैं तो कई सारे जनजाति विद्रोह देखने को मिलते हैं, ठीक है। गरीबी और कम साक्षरता एक प्रमुख मुद्दा है, आजीविका व कर्ज की समस्या है। अब आपका सामाजिक भेदभाव का भी सामना इनको करना पड़ता है, बोले किस जनजाति से, उसके बाद भेदभाव भी। तो ये तो सारी चुनौतियां हमें मालूम है, चुनौतियां क्या हैं। अब चुनौतियों के साथ सरकार के प्रयास क्या क्या हैं। देखो सरकार के प्रयासों में बताना है तो आपको वैधानिक प्रयास बताना है, संवैधानिक प्रयास बताना है। अब हमारे संविधान में आर्टिकल 342 है, या हमारे संविधान में जनजातियों के लिए और संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो सारे बता देने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई डिपार्टमेंट बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया, जनजाति कल्याण विभाग कार्य करता है। फिर जो कानून है वन अधिकार, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, ये जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। तो बोले ना संवैधानिक प्रयास बताओ, वैधानिक प्रयास बताओ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो विभागीय स्तर पर कोई प्रयास किया गया है वो बताओ यहाँ पर। फिर उसके बाद इनिशिएटिव कोई, जैसे थारू संग्रहालय पढ़े थे ना हम लोग पिछले लेक्चर में, थारू संग्रहालय के बारे में जाने थे, तो बताओ भैया थारू जनजाति को ही एक तरीके से संरक्षित रखने के लिए, उनके बारे में जागरूक करने के लिए ही लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, थारू संग्रहालय बनाया जा रहा है बलरामपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद में अब इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस पर सरकार क्या कर रही है, बोले एकलव्य मॉडल जो बोर्डिंग स्कूल है या छात्रवृत्ति योजना लाई जा रही है, क्यों लाई जा रही है, ताकि इन समुदायों को शिक्षित किया जा सके, उसमें प्रमोट किया जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ सके, इसलिए एकलव्य मॉडल बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब भैया आर्थिक आयाम, बोले आर्थिक पिछड़ापन भी तो है, बोले हाँ भैया। तो अब ये जो लघु खाद्य उत्पाद है इसके लिए एमएसपी लाई गई है, जो छोटे छोटे खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं इनके द्वारा, इनको मार्केट तक पहुंचाना है ताकि जो इनकी डिमांड है बढ़ाई जा सके और जिनको वैल्यू है वो अच्छी मिल सके, ठीक है। तो इसके लघु खाद्य उत्पाद के लिए एमएसपी निर्धारित की जा रही है सरकार के द्वारा। सोशली इंपावर भी किया जा रहा है, और सोशली इंपावर के लिए आप एनजीओ को कोट कर सकते हो, जैसे सेवा समर्पण संस्थान, ये शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने का कार्य करता है, और ताकि ये सारी जनजातियां जो हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें, और आर्थिक सशक्तिकरण से ही इनका सामाजिक सशक्तिकरण हो सकता है, ठीक है। जब तक आप पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंपावर नहीं करोगे तब तक आप उसको सोशली इंपावर नहीं कर सकते हो। तो ये कार्य बहुत अच्छे से, बहुत मन से, तन मन धन से सेवा समर्पण संस्थान जैसे एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको कोट जरूर करना है। जैसे बहुत सारी सरकारी योजनाएं हमने देख ली, सेवा समर्पण संस्थान और ट्राइफेड की चर्चा जरूर करनी है। ट्राइफेड भी आपका क्या करता है, कोऑपरेटिव मार्केट से जोड़ करके जनजाति समुदायों को आर्थिक सशक्त करने का कार्य कर रहा है, और उसमें आप गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ है, सेवा समर्पण संस्थान, तो सरकारी प्रयास और गैर सरकारी प्रयास मिलकर के जब कार्य करेंगे तभी आपकी जनजाति समृद्धि और समन्वय स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये कोट करना है। और ये देखो
आपका जो भी इंप्रूवमेंट होता है आंसर में इंप्रूव कर सकते हो आप इस तरीके के कोटेशंस को यूज करके, इस तरीके के प्रेजेंटेशन को यूज करके कि भाई सरकारी प्रयास हो गया, ये गैर सरकारी प्रयास हो गया, और इसके साथ में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, बोले रिजल्ट में आपको जनजाति समृद्धि और समन्वय देखने को मिल सकता है। ठीक है, समझ में आया। अब ये हो गए सारे प्रमुख मुद्दे, और कुछ अन्य मुद्दों में जैसे ग्रामीण मुद्दे हैं। ग्रामीण मुद्दों में क्या हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के, अगर ग्रामीण समाज में पूछा जाए तो सबसे पहला है असंतुलित जो विकास देखने को मिलता है। असंतुलित विकास में देखो पश्चिमी यूपी देखोगे और पूर्वी यूपी, तुरंत आपने मैप बनाया, बताया कि पश्चिम के क्षेत्रों में औद्योगिकरण और निवेश जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। निवेश भी लोग कहाँ करना चाहते हैं, जहां प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो पश्चिम यूपी और पूर्वी यूपी में अभी तक निवेश कहाँ हुआ है, बोले उसमें संकेंद्रीकरण देखने को मिलता है पश्चिमी यूपी में। पूर्वांचल में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया गया, इसके चलते निवेश भी नहीं आकर्षित होता है। तो पूर्वांचल में जो बुनियादी सुविधा है इसमें पिछड़ापन देखने को मिलता है। इसीलिए एक और आगे निकल कर आता है आयाम कि पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा दिखाई देगी। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है इसमें शहरी जनसंख्या ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, और जो अनियोजित जो शहरीकरण है, मलिन बस्तियां हैं, ये एक नई समस्या निकल कर आती है। बोले जहां शहरीकरण है वहां मलिन बस्तियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। कृषि पर निर्भरता, बोले कृषि पर बहुत अधिक निर्भरता होने के चलते पूर्वांचल पर जो बोझ है, या फिर बुंदेलखंड के क्षेत्र में भले ही कृषि पर बहुत अधिक निर्भरता है, लेकिन जो भूमि स्तर है, जल स्तर है, वो बहुत डाउन है, जिसके चलते सिंचाई की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, और किसानों की जो आत्महत्या के मामले हैं बहुत अधिक बढ़ रहे हैं इन क्षेत्रों में। ठीक है, पारंपरिक जो लघु उद्योग थे, व्यवसाय थे, उनका पतन होता जा रहा है क्योंकि वो लाभकारी नहीं बचे। जब तक कोई व्यवसाय लाभकारी नहीं बचेगा, कोई व्यक्ति क्यों करना चाहेगा। तो सरकार को यहाँ जरूरत है कि जो पारंपरिक व्यवसाय हैं इनको प्रमोट करे, इनको संरक्षण दे, आर्थिक लाभ दे, ताकि दोबारा से अर्थव्यवस्था में ये बूम कर सकें, और जितने लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इनको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, फिर जो सांस्कृतिक पहचान है इसकी उपेक्षा की जाती है। आदिवासी जो सांस्कृतिक पहचान है इसकी हमेशा उपेक्षा की जाती है, जिसके चलते लोग, वह समुदाय क्या होता है, उससे बचता है। ठीक है, उसको पहचान को सामने नहीं रखता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जब अब देखो ये हो गई सारी की सारी ग्रामीण जो समाज है, उस ग्रामीण समाज में जो मुद्दे हैं प्रमुख रूप से मौजूद हैं उनको देख लिया, और इसका आगे की वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हो कि जो लघु उद्योग है, हमने बताया ना ग्रामीण लघु उद्योग, इसका पुनरुद्धार करो भैया। जो अर्बन प्लानिंग है इसको थोड़ा बैलेंस्ड करो, अर्थात जो पूरा मॉडल होता है ना कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही मजबूत करो, तभी पलायन नहीं होगा शहरों की ओर। शहरों में ना मलिन बस्ती बढ़ेगी, और ना भी ग्रामीण क्षेत्र में जब लोग, जो आपका कार्यबल है वो आपका पलायन हो जा रहा है एक जगह पर, तो बोले ग्रामीण क्षेत्रों का भी तो आपका जो इकोनॉमी है वो भी तो ठप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बोले आजीविका में सांस्कृतिक जो तत्व है उनका भी एकीकरण करना चाहिए, इसमें पर्यटन को बढ़ावा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। जहाँ की पृष्ठभूमि, जैसे अब मान लो पर्यटन में आप क्या है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, लोग एडवेंचर करने कहाँ-कहाँ जाते हैं, बोले ऐसी पहाड़ियां आपकी सोनभद्र बुंदेलखंड में मौजूद हैं, तो यहाँ पर एडवेंचरस जो टूरिज्म है, एडवेंचर वाला टूरिज्म है, इसको डेवलप कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में ये सारे आपको सुधार बताने हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रामीण मुद्दों में। देखो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में क्या बताना है, यहाँ मैप के माध्यम से आप स्पष्ट समझ सकते हो कि अगर आप पश्चिमी क्षेत्र देखो, पश्चिमी यूपी का, तो 67% क्या है, बोले ग्रामीणीकृत है, और 87% यहाँ पर ग्रामीणीकृत है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको ऐसे नहीं समझना है, तो शहरी वाले आंकड़े देख लो कि 33% यहाँ पर शहरीकृत है जनसंख्या, और जो पूर्वांचल का क्षेत्र है यहाँ मात्र 13% है। बोले ग्रामीण जनसंख्या मात्र 67 है, और 33 क्या है, बोले शहरीकृत है, और इधर 87% पूर्वांचल में ग्रामीण जनसंख्या है, और 13% मात्र शहरी जनसंख्या है। ठीक है, अंतर समझ रहे हो। तो जब भी आपको ग्रामीण और शहरी विभाजन बनाना है, बताना है, तो क्या इस मैप को आप यूज नहीं कर सकते हो, यूज करो बढ़िया से, धड़ल्ले से एकदम यूज करो, और आराम से मस्त एकदम ग्रामीण और शहरी विभाजन पर बढ़िया से एग्जामिनर को बता कर आओ। ठीक, अब पीवाईक्यू क्या आए हैं, देखो एक तो स्मार्ट सिटी मिशन की भूमिका पर उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर के लिए विवेचना करनी थी कि स्मार्ट सिटी जो मिशन स्मार्ट सिटी है इसकी भूमिका क्या रहने वाली, इसका क्या रोल रहने वाला है, ये बताना था। और स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे, कई पेपर में आए हुए थे। फिर यूपी के ग्रामीण त्योहारों की विशेषताएं, देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार, उनकी विशेषताएं, सामाजिक आर्थिक भूमिका पर विस्तृत व्याख्या करनी है। समझ गए ना कि भाई इसकी पहले तो त्योहार क्या करना है, यहाँ पर त्योहारों के बारे में बताना है, एक इंट्रोडक्शन बनाया, फिर आपने यूपी का मैप बनाया, प्रमुख त्योहार जो हम लोगों ने देखे वो बता दिए, फिर इसकी विशेषताएं बतानी है। अब विशेषताओं में याद रखना है, विशेषताएं या महत्व सारे आयाम शामिल करने हैं, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सब आयाम शामिल करते हो। आप प्रमुख रूप से उसकी चर्चा करते हो, विस्तृत तौर पर चर्चा कर सकते हो त्योहारों के रूप में। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन लोकगीत हो सकता है, लोक मेले भी हो सकता है, हर तरीके से पूछा जा सकता है, याद रखना इस चीज को। फिर अगला है जाति आधारित श्रेणियां, शक्ति संरचना यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन और अवसरों तक पहुंच कैसे प्रभावित करती है। देखो जातिगत जो संरचना यहाँ पूछा गया है, ठीक है, और शक्ति संरचनाएं यहाँ पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जातिगत संरचना जो बनी हुई है ये कैसे रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी तक जो रीच है, जो एक्सेस है,
इसको कैसे प्रभावित करती है? हमने देखा कि जो जातिगत संरचना होती है, इसके चलते हमने पंचायतों में देखा जो आरक्षण है उसका भी कैसे दुरुपयोग किया जाता है। आर्थिक जो आपकी गतिविधियां हैं, आर्थिक व्यापार है, इस पर भी किस जाति का प्रभाव दिखाई देगा? शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहां पर प्रतिनिधित्व भी कौन कर रहा होगा? बोले ये जाति आधारित जो श्रेणियां बनाई गई हैं, इसमें उच्च जातियां और निम्न जातियां, उसके चलते उनके मध्य जो मौजूद जो विभाजन देखने को मिलता है या उनके साथ जो भेदभाव होता है, वो कैसे आपका प्रभावित करता है, इसकी चर्चा करनी है। ठीक है, समझ लिया कि नहीं? सोशल स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझा, वहां सारी चीजें डिस्कस की थी। आगे चले, आगे देखो अप्रोच बताया था ना, आखिरी में एक अप्रोच हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो जैसे स्मार्ट सिटी की भूमिका आई लिखने के लिए, तो स्मार्ट सिटी की भूमिका जब लिखने को आएगी तो भारत सरकार के द्वारा 2015 में मिशन चालू किया गया था। ये तो जानकारी बहुत बेसिक होनी चाहिए कि स्मार्ट सिटी जो मिशन आया ये कब शुरू हुआ। तो भारत सरकार ने 2015 में, ये तो एकदम कोर फैक्चुअल एकदम आसान है। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखनी है कि स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के कितने सिटी हैं? बोले 10 शहर हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल किया गया है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन कि 10 शहर हैं जो उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब जब कंक्लूड करना है तो याद रखना, इस तरीके के प्रश्नों को कंक्लूड करने पे आप हड़प्पा वाले से भी जोड़कर कर सकते हो कि हड़प्पा का जो प्लान्ड अर्बनाइजेशन है, यहां से भी सीखते हुए हम अपने स्मार्ट सिटी मिशन में प्रमुख रूप से अन्य तत्वों को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की भूमिका जब बताओ तो उसके प्रमुख घटक कंपोनेंट पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? भैया सिटी को स्मार्ट बनाना है तो सिटी में समस्या क्या रही होगी? बोले उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्या होगी, बोले इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है। वहां पर आपको प्रशासन, देखो सीधी सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर जब किया जाएगा तो वहां पर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिल्कुल होगा। जो वहां रहने वाले लोग हैं, है ना, उनके लिए बेहतर आवास मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। फिर यहाँ का प्रशासन जो होगा, बोले सुशासन, गुड गवर्नेंस दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। फिर इकोनॉमिक वाला, बोले इकोनॉमी बूस्ट करेगी अर्थव्यवस्था, बोले बिल्कुल करेगी। ठीक, समझे कि नहीं? आपस में जो समन्वय है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और क्या भैया ये स्मार्ट सिटी केवल स्मार्ट क्या ग्रोथ पर ही ध्यान दे रहे हैं? नहीं ना, इन्वायरमेंट पर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो बोले हरित विकास भी दिखाई देगा, समावेशी विकास, यही सारे आपके कंपोनेंट होंगे। और नहीं मानते हो तो देख लो। देखो, पारदर्शी शासन, बोला ना गुड गवर्नेंस, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, बोले ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, हरित विकास, बोला समावेशी विकास, सहभागिता, सीधी सी बात है, इनके बीच में सहभागिता बढ़ेगी। नगरीय सुविधाएं, बिल्कुल ठीक है, नगरीय सुविधाएं भी बढ़ेंगी, है ना। अब बात करते हैं अगला, भूमिका। देखो इसकी रोल जब बताओगे तो सीधी सी बात है कि शहरी जो आधारभूत संरचना है उसका सुदृढ़ीकरण करो, शहरी गरीबों के लिए आवास और मूलभूत सुविधाएं बढ़ाओ, आर्थिक रूप से जो सशक्त करो, इनको इकोनॉमिकली एम्पावर करो। तो आयाम तो वही सारे हैं, रोल जो नजर आएगा, जो उसके कंपोनेंट हैं, उसी आधार पर उसका रोल निकल कर आ जाता है। जो भैया हमारे लक्षण होंगे उसी आधार पर हमारा रोल कहीं पर रहेगा। कहीं आप जाओगे, अब मान लो आप बातचीत करने वाले ज्यादा हो, ठीक है, व्यक्ति हो, तो आप जहां भी जाओगे वहां बातचीत ही करोगे ना। थोड़ी देर रोक लोगे, थोड़ी देर और रोक लोगे, लेकिन फिर वही शुरू कर दोगे। तो ऐसे ही समझो कि जो कंपोनेंट बनाए गए हैं, अगर कंपोनेंट समझ लिए तो इन कंपोनेंट पर ही इसकी भूमिका बहुत स्पष्ट हो जाती है और वो भूमिका बता देनी है। और फिर ये नहीं केवल चुनौतियां, देखो समझो बात को, ये कंपोनेंट है, फिर भी शहरी जो आपका स्मार्ट सिटी है, इसकी क्या स्थिति है, ये तो किसी से छिपी हुई है नहीं। तो इसमें हालांकि इसका मतलब यही है ना कि कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो फंड की है, वित्तीय संसाधनों की ही कमी है, प्रशिक्षण का अभाव है। लाइक जो यहाँ कंपोनेंट बताए गए हैं तो उसमें सबसे जरूरी है स्किल। अब आप तकनीक की बात कर रहे हो, अब आप स्किल, आपके पास में लोग ही नहीं है, है ना, जिनको तकनीक की समझ हो। तो एक चुनौती सबसे बड़ी प्रशिक्षण का अभाव है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है। यहाँ पर डिजिटली साक्षरता की कमी है, एक बहुत बड़ा, एक हमारे जो शहरी शहरी क्षेत्रों में कह लो, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मलिन बस्तियों में रहता है, और वह वर्ग आपका डिजिटल साक्षर नहीं है बिल्कुल। ठीक है, जिसको केवल मोबाइल में कॉल, हरी बटन से फोन उठाना है, लाल बटन से फोन काटना है। ठीक है, बोले इससे ऐसे स्वाइप कर दो तो फोन उठ जाता है, स्वाइप कर दो फोन कट जाता है, इधर को दाहिने कर दो, बाएं कर दो, इतनी ही जानकारी है। तो उसको बहुत जरूरी है कि डिजिटली साक्षर करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये प्रमुख चुनौतियां हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। और याद रखना, स्मार्ट सिटी के बारे में जब भी अब बनाना है, क्वेश्चन अगर आता है, पूछा जाता है, तो एक मैप बना करके उत्तर प्रदेश की जो 10 सिटी हैं उनको जरूर आप रिप्रेजेंट कर दो, इसको तो याद कर लो। जैसे सहारनपुर है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, ठीक है, ये हो गई प्रमुख। फिर आगरा हो गई, झांसी हो गई, प्रयागराज हो गई, वाराणसी हो गई। तो ये 9 ही, 10वीं देखो मिसिंग है, ऐड कर लेना। कानपुर भी है आपकी, ठीक है, बोले 10 हैं। कितनी है स्मार्ट सिटी? 10 स्मार्ट सिटी हैं, इसको आपको जरूर बताना है। और फिर जब आपको समाधान के स्तर पर जाना है तो इन्हीं चुनौतियों का ही समाधान खोजना है। अब वित्तीय कमी है तो बोले पीपीपी मॉडल अपनाओ भाई। यहाँ पर पीपीपी मॉडल लगा करके हम, देखो सरकार के पास भी सीधी सी बात है, राजस्व की कमी रहती है, घाटा झेलना पड़ता है। तो इसलिए क्या कर सकती है उत्तर प्रदेश? वैसे तो राजस्व सरप्लस में रहती है, लेकिन फिर भी अन्य स्कीम्स पर लगा सकती है ना, वेलफेयर स्टेट में। तो यहाँ पीपीपी मॉडल का यूज करते हुए इस स्कीम को सफल बनाया जा सकता है। स्किल के लिए आपके बहुत सारे जैसे कौशल विकास कार्यक्रम है ना, इनको लागू करने की जरूरत है। डिजिटल साक्षरता भी आप दे सकते हो, बहुत सारी जो साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा।
उसको उत्तर प्रदेश यहाँ पर लागू करे, है ना। इसमें प्रशासन की राजनीतिक इच्छा शक्ति बताया ना, इनके बिना तो संभव ही नहीं है। कोई भी समाधान आप वे फॉरवर्ड अगर बताते हो, तो इस आधार पर हम लोगों ने आज सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए और सब टॉपिक किए हैं बिल्कुल मेंस के लिहाज से। अब मेंस में इन किसी टॉपिक पर अगर आपसे आएगा प्रश्न, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, ठीक है। जाना है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तुरंत। ये टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी और पीडीएफ जो है कैसे प्रयोग करनी है वो लेक्चर के माध्यम से पूरा आपको सिखाया जाता है। सिखाने पर बल ज्यादा दिया जा रहा है कि आप सीखो, ताकि आप लिखी हुई चीजें हैं वो आप कैसे आप अपने आंसर में इसको कोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। धन्यवाद।